मैं डॉक्टर आर के खंडेलवाल। आज का टॉपिक है ऊष्मागतिकी। बीसी पार्ट 2 के अंदर पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन शास्त्र, उसका अंदर यूनिट फर्स्ट का अंदर जो है 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में ऊष्मागतिकी प्रथम और बी पार्ट में है ऊष्मागतिकी द्वितीय। हम बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी प्रथम भाग की। ठीक है, ऊष्मागतिकी जैसा यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है या शब्दों का अंदर जो समझ में आता है कि ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मा की गतिकी का अध्ययन, जिसको हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। और हम यहाँ पर रसायन शास्त्र के अंदर इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊष्मागतिकी। अर्थात रासायनिक परिवर्तनों में या अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा का अध्ययन करते हैं या ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक पदार्थों के भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सामान्यतः इस अध्ययन में ऊष्मागतिकी के हम 4 नियम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, और अभी भी हम इन 4 नियम का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ पर विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ये 4 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको सामान्यतः हम क्या लिखते हैं? किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा Q, वह उसके आंतरिक परिवर्तन E और उस किए गए कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम पढ़ते आ रहे हैं। किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य में परिवर्तित हो जाती है। यानी यहाँ पर दी गई ऊष्मा, तंत्र को दी गई ऊष्मा समान मात्रा जो है ऊर्जा या कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसके बाद में आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पर जो है जो ऊष्मा को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, तो इसके लिए ऊष्मागतिकी के शून्य नियम की आवश्यकता पड़ी। और शून्य नियम क्या बताता है कि यदि यहाँ पर 3 तंत्र हैं, ए, बी और सी, ठीक है, हम यहाँ क्या बताते हैं कि यदि यहाँ पर बी तंत्र है ए के साम्य में, सी तंत्र है ए के साम्य में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी ये भी साम्य में रहेंगे। ठीक है, साम्य में रहेंगे तो यहाँ पर इन तंत्र के बीच में जो कॉमन जो फंक्शन है, फलन है, क्या चीज यहाँ साम्य में है? यहाँ पर साम्य में क्या चीज साम्य में? यहाँ हम कह रहे हैं कि ये ऊष्मा इनका अंदर साम्य में है कि ए और बी दोनों ऊष्मागतिक रूप से साम्य में है, सी और ए दोनों ऊष्मागतिक साम्य में है। तो इसका मतलब ये है कि बी और सी दोनों तंत्र भी ऊष्मागतिकीय साम्य में रहेंगे, यानी इसके अंदर ऊष्मा की मात्रा समान रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा समान रहेगी, इसको हम कैसे समझाएं, किसके द्वारा समझाएं? तो ऊष्मा को मापने का तरीका है ताप के द्वारा। ऊष्मा को ताप के द्वारा मापा जाता है। इसका हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि बी और ए का ताप समान है तथा सी और ए का ताप समान है, इसका मतलब बी तंत्र और सी तंत्र का ताप भी समान होगा, यानी उसमें ऊष्मा की मात्रा समान होगी। इसको हम ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के द्वारा समझाते हैं। इसके बाद में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, यह नियम स्वतः प्रवृत्ता यानी स्पॉन्टेनिटी को समझाता है कि स्वतः प्रक्रम में जो है कि ऊष्मा का अधिक ताप से कम ताप की ओर बहना, पानी का उच्च तल से निम्न तल की ओर बहना, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है कि शून्य ताप के ऊपर, शून्य ताप का मतलब 0 केल्विन ताप यानी -273.15 केल्विन पर किसी भी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी है उसका मान 0 हो जाता है, तृतीय नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम का हमने स्टेटमेंट यहाँ दे दिया कि किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के अंदर जो है परिवर्तित होती है। हम बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। प्रथम नियम क्या कहता है? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है
न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता। हाँ, यद्यपि उस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, सनलाइट की एनर्जी को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को आप जो हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। और जब हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं, उसमें अलग अलग नियम का अध्ययन करते हैं, जो आपके प्रोसेस है, प्रक्रम है, उनका अध्ययन करते हैं, हम तीन चीज़ यहाँ पर बार बार आती है, ब्रह्मांड शब्द, तंत्र शब्द और पारिपार्श्विक शब्द। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, जिसके हम खुद भाग हैं, है ना, समस्त हमारा आसपास जो भी दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दिखाई दे रहा, वह ब्रह्मांड का भाग है। तंत्र, जिसको हम अध्ययन करते हैं, जैसे सपोज क्या सब्जी बन रही है रसोई के अंदर, आपने कुकर रख रखा है, तो अब हम यहाँ पर तंत्र क्या हो गया, कुकर के अंदर बन रही दाल तंत्र हो गया, ठीक है। या हम लेबोरेटरी का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे पानी उबाल रहे हैं या टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब का जो अंदर का भाग है वह तंत्र हो गया। यानी तंत्र का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका हमको अध्ययन करना है, तंत्र कहलाता है, और ब्रह्मांड का वह भाग तंत्र को छोड़ के, तो वह पारिपार्श्विक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ बार बार हम एक शब्द सुन रहे हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो वर्तमान स्वरूप है वह 14 अरब साल पूर्व में हुए बिग बैंग, है ना, जिसको महाविस्फोट कहते हैं। तो 14 अरब साल पहले जो बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, उसके बाद में वर्तमान जो समय हम देख रहे हैं वह उसके 14 अरब वर्ष बाद का समय हम देख रहे हैं, जो समय लगातार चल रहा है। यानी महाविस्फोट से पूर्व ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की ऊर्जा बिंदु स्वरूप, या जिसको हम अविमीय, जो वर्तमान में ऊर्जा है वो त्रिविमीय है, चाहे पदार्थ त्रिविमीय है, ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वह त्रिविमीय है, ठीक है। लेकिन महाविस्फोट से पूर्व यह माना जाता है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो ऊर्जा है वह अविमीय, जिसकी कोई विमा नहीं और बिंदु स्वरूप थी, और इतना ज़्यादा घनत्व या इतनी ज़्यादा ऊर्जा एक कंडेंस हो गई, तो विस्फोट के द्वारा इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जन्म के बाद में जो ऊर्जा है वह दो प्रकार की ऊर्जा में विभक्त हुई, जो वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं। पहला यहाँ पर जो है, जिसको हम वाइट एनर्जी कहते हैं, वाइट एनर्जी और वाइट मैटर, है ना, वाइट एनर्जी और वाइट मैटर। तो वाइट एनर्जी के अंदर अगर हम देखें, वाइट एनर्जी के अंदर जो है कौन कौन सी एनर्जी आ गई, आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ऊष्मा। और यहाँ पर वाइट मैटर में क्या आ गया, जो हम पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व पढ़ते हैं, वो वाइट मैटर में आते हैं, ठीक है। वापिस इधर आता है कि ब्रह्मांड के महाविस्फोट के बाद में दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हुई, व्हाइट एनर्जी और दूसरी डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी का मतलब ये है कि वह एनर्जी जो सबूत के अंदर जो आपके जो प्रूफ है वो बताता है कि कुल ऊर्जा के अंदर जो है कुछ भाग इसका है और कुछ भाग इसका है। अगर यहाँ पर जो है, और इस प्रकार का भी बताते हैं कि यहाँ पर 15% जो कुल ऊर्जा है उसमें से 15% व्हाइट मैटर की है, व्हाइट एनर्जी है, और जो बाकी बची हुई है 85% या जो भी इसका भाग है वह डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी। डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को पूरी तरह से हम अभी तक समझा नहीं सके, लेकिन प्रमाणित कर पाए हैं कि यह उपस्थित है। तो हम बात केवल व्हाइट एनर्जी कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 भाग में बांटा है। पहला विद्युत चुंबकीय विकिरण, दूसरा ऊष्मा, है ना, और तीसरा द्रव्य, मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसका हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर अध्ययन करते हैं। यह भी ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम में अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की, ठीक है। उसके बाद में गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, अवरक्त किरणें, है ना, माइक्रोवेव रेडिएशन और रेडियो वेव्स और एसी पावर लाइन, ठीक है। अगर हम व्हाइट मैटर की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों की बात करते हैं,
और अगर यहाँ पर द्रव्य की बात करते हैं, मैटर की बात करें, तो मैटर की 5 अवस्थाएं हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और अध्ययन कर चुके हैं। पोज कर, यहाँ पर हमने क्या बताया, वाइट मैटर, हाँ ना, वाइट मैटर यानी जो हमारे पीरियडिक टेबल में उपलब्ध 118 तत्व, ये तत्व 5 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 0 केल्विन पर। उसके बाद में जो हम सामान्यतः जो पदार्थ है, पानी, लिक्विड, उसके रेफरेंस में अगर देखें, सॉलिड बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी -273.15 केल्विन के ऊपर, ठीक है, सेंटीग्रेड हम ले रहे हैं। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव को परिवर्तित करते हैं गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो सामान्य हम देख रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। यदि हम इसको और ज़्यादा ताप पर गर्म करते हैं तो यह 5वीं जो अवस्था है प्लाज्मा स्टेट, उसके अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की, मैटर की हम पढ़ चुके हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा स्टेट। इसके बाद आगे हम देखते हैं